हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। आज हम पढ़ेंगे साम्राज्य के सृजन के बारे में। ये वाला नेक्स्ट चैप्टर है। मुझे लगा ये वाली वीडियो डाल देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं साम्राज्य के सृजन में। बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मध्यकाल मतलब जब से ये सल्तनत काल की शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत यहाँ से शुरू होता है। तो सल्तनत काल में हम ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे महाद्वीप पर, जो भारतीय महाद्वीप है, इस पर अलग अलग विविधताएं थी, अलग अलग संस्कृति के लोग थे। यहाँ पर शासन कर पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर स्थायी रूप से अगर किसी ने शासन किया है, क्योंकि अगर हम सल्तनत के बारे में बात करें तो वो अस्थाई था लेकिन जब हम किसी स्थायी सल्तनत के बारे में बात करते हैं, कोई स्थायी शासकों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने यहाँ भारत में रहकर अपने शासन को आगे बढ़ाया, वो और कोई नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य था। तो यहाँ पर साम्राज्य का सृजन का अर्थ मुग़ल साम्राज्य से ही है बेसिकली। अब हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी के आसपास की बात आती है तो यहाँ पर दिल्ली में, आगरा में, यहाँ से इन्होंने अपने राज्य में मतलब देखते हैं कि यहाँ से राज्य का विस्तार होना शुरू होता है। आगे हम ये देखते हैं कि राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ। आगे चलकर मुग़ल साम्राज्य ने कहाँ तक अपनी छाप छोड़ी भारतीय इतिहास में और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम साम्राज्य के सृजन के बारे में। तो साम्राज्य का सृजन ये चैप्टर है। बेसिकली यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 डला हुआ है। अभी हम ये चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13 है ये। हम यहाँ बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य की। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साम्राज्य में, भारतीय उपमहाद्वीप में तकरीबन 16वीं शताब्दी के आसपास में, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। ये कौन सा साम्राज्य है? ये साम्राज्य है जिसका विस्तार हुआ। विस्तार की शुरुआत होती है दिल्ली और आगरा से। बाद में 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो महाद्वीप है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ये जो साम्राज्य है ये और कोई नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य है। मुग़ल साम्राज्य में एक बड़ी खास बात थी। मुग़ल साम्राज्य के जो वंशज थे वो माता की तरफ से तो मंगोल शासक चंगेज़ खान के वंशज थे और पिता की तरफ से तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। तो जो मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं उन सभी ने खुद को चंगेज़ खान का वंशज कहलाना पसंद नहीं किया, क्योंकि चंगेज़ खान के समय में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रक्तपात, लूटमार, सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ, नरसंहार हुआ। इसलिए वो मुग़लों को, मतलब मुग़ल जो शासक थे वो चंगेज़ खान से अपना वंश नहीं जोड़ते थे। वो ये नहीं कहलवाना पसंद करते थे कि वो चंगेज़ खान के वंशज हैं, बल्कि वो अपने पिता की तरफ से बात करते थे। और उनके जो पिता थे वो तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे तो यहाँ पर बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि वो तैमूर के वंशज कहलवाना पसंद करते थे और इसमें बड़े गर्व का अनुभव करते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1398 में, 1398 में दिल्ली पर सबसे पहले अगर किसी ने कब्ज़ा किया था दिल्ली पर, तो वो तैमूर के वंशज ही थे। हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। जब मुग़ल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्रथम मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य का नींव जो थी वो किसी और ने नहीं बल्कि बाबर ने रखी। बाबर एक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी शासक था और ये अपने बहुत कम उम्र में, मतलब जब बाबर की उम्र सिर्फ 12 साल की थी तो 12 साल में उसने फरगाना का एक राज्य प्राप्त किया था। हालांकि ये उसके उत्तराधिकार का एक हिस्सा था, लेकिन 12 वर्ष में उसने फरगाना का राज्य हासिल किया और ये बात रही तकरीबन 1494 ईस्वी की। आगे देखते हैं कि बाबर ने अपने समय में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता भी। यहाँ हम देखते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुछ और आक्रमण हुए और ये आक्रमण बेसिकली उज़्बेकों की तरफ से आक्रमण थे। उज़्बेकों के कुछ आक्रमण हुए जिससे फरगाना का राज्य बाबर के हाथ से चला गया। बाबर, ये इसका मतलब पैतृक राज्य था जो उसके हाथ से चला गया। लेकिन बाद में हम देखते हैं बाबर ने यहाँ पर खुद को नहीं रोका, उसने आगे बढ़ाया खुद को और तकरीबन 1504 में काबुल विजय की।
काबुल विजय के बाद अब ये कुछ विजय हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है काबुल विजय की। और साथ ही साथ उसने 1526 में उसने पानीपत के मैदान में एक लड़ाई लड़ी। इसी को लोग कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। 1526 में पानीपत के मैदान में एक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में दूसरी तरफ से इब्राहिम लोदी, ये भी एक महान शासक था, इब्राहिम लोदी अपनी बड़ी सी सेना के साथ वो बाबर का सामना करने के लिए आता है। 1526 में ये लड़ाई होती है और इसमें इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार होती है। इब्राहिम लोदी की हार हो जाने के बाद बाबर दो जगहों पर अपना स्थापत्य जमा लेता है और ये होता है दिल्ली और आगरा। जैसा कि पहले बताया गया था कि मुग़ल साम्राज्य की नींव सबसे पहले दिल्ली और आगरा में ही अस्तित्व में आती है। दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमाया और उसके बाद उसने तकरीबन अगले ही साल 1527 में एक खनुआ का युद्ध किया। खनुआ का युद्ध किया, ये उस स्थान का नाम है। और खनुआ का युद्ध ये वहाँ के महान प्रतापी राजा राणा सांगा के साथ हुई, क्योंकि उन्होंने बाबर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद खनुआ की लड़ाई में भी बाबर की जीत हासिल हुई। 1528 में एक और युद्ध हुआ जिसको कहते हैं चंदेरी का युद्ध, बहुत फेमस था चंदेरी का युद्ध। और इस चंदेरी के युद्ध में, जो कि 1528 में हुआ था, इसमें राजपूतों की हार हुई और इसमें भी बाबर को विजय हासिल हुई। तो हम यहाँ देखते हैं कि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और उसने अपने समय में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, ज़्यादातर लड़ाइयों में उसे विजय हासिल हुई। और उसका जो ये अभियान था, भारत विजय का जो अभियान था, जो लगातार वो धीरे धीरे विजय करता जा रहा था, तो उसने कहीं ना कहीं एक स्थायी मुग़ल साम्राज्य की नींव को रखा। आगे चल के उसके जितने शासक थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, वो भी उतने ही महत्वाकांक्षी थे। इसमें हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। अब बाबर के बाद यहाँ पर जो राज्य का बंटवारा होता था, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राज्य का बंटवारा ऐसे होता था कि अगर पुत्रों में कोई भी पुत्र सबसे बड़ा है, यानी ज्येष्ठाधिकार का सिस्टम चलता था कि अगर पुत्र सबसे बड़ा, सारे बेटों में अगर कोई बेटा बड़ा है तो राजा के बाद वो उसका उत्तराधिकारी होगा। लेकिन यहाँ पर भी मुग़लों ने तैमूरों की परंपरा को अपनाया और ये तैमूर की जो परंपरा थी, इसको बोलते थे सहदायाद परंपरा। इस परंपरा के अनुसार राजा के जितने भी बेटे होते थे उन सभी में संपत्ति का बंटवारा हो जाता था। तो यहाँ पर हुमायूं का अस्तित्व हमें यहाँ पे होता है कि हुमायूं इनमें मतलब माना जाता था कि सबसे ज़्यादा सहनशील लायक बेटा हो सकता है। लेकिन हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने अपने सभी भाइयों को, जो भी जितने भी उसके भाई थे, सभी को प्रांत दिया। एक छोटा छोटा प्रांत, छोटे छोटे सूबे सभी भाइयों को दिया, क्योंकि इन्होंने सहदायाद की परंपरा को अपनाया। हुमायूं का जो छोटा भाई था, ये सौतेला भाई था, इसका नाम था कामरान। उसने हुमायूं की जितनी भी रणनीतियाँ थीं उन सभी को ख़त्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से, कई कारणों की वजह से हुमायूं जो था, हुमायूं की 1539 में चौसा का एक युद्ध हुमायूं ने लड़ा जिसमें उसकी हार हो गई। और साथ ही साथ 1540 में उसने कन्नौज का भी युद्ध लड़ा। 1540 में, जिसमें भी उसकी हार हुई। इन सभी हार की वजह कहीं ना कहीं कामरान था, क्योंकि कामरान अपने प्रतिद्वंदियों से, जो प्रतिद्वंदी हुमायूं के अगेंस्ट थे, उनके साथ मिलकर वो हुमायूं के विरुद्ध ही अभियान छेड़ने लगा था, जिसकी वजह से चौसा और कन्नौज का युद्ध हुमायूं हार गया। और हुमायूं को यहाँ से भागकर, उस स्थान से भागकर उसे जाना पड़ा ईरान। अब जो हुमायूं था वो ईरान चला गया और ईरान का एक महान शासक था जिसका नाम था सफ़ावदी एक शासक था जिसने एक बार फिर से हुमायूं की मदद की। जब हुमायूं की मदद की गई, हुमायूं ने दोबारा चढ़ाई की दिल्ली के ऊपर और 1555 में उसने दिल्ली को जीत लिया। हुमायूं का दोबारा आगमन हुआ और 1555 में उसने दिल्ली को जीत लिया, दिल्ली पर जीत हासिल कर ली। आगे हम देखते हैं कि उसके ठीक अगले ही साल 1556 के बाद 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु अपने ही अजान के दौरान, ये तो ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं, अजान के दौरान वो उसने बड़ा सा लबादा पहना हुआ था और सीढ़ियों से उतरने के दौरान उसका पैर फिसल गया और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। हुमायूं के बाद उसका बेटा था अकबर।
अकबर की उम्र उस समय बहुत कम थी। अकबर सिर्फ 13 साल का था और 13 साल की आयु में अब अकबर को राज सिंहासन संभालना पड़ा। लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात थी कि अकबर का एक संरक्षक था और ये बहुत ही ईमानदार वफादार इंसान जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां ने अकबर का साथ दिया, वो उसके संरक्षक के रूप में उभरा। लेकिन अकबर भी अपने परदादा के जैसे एक महत्वाकांक्षी शासक था। अकबर के 3 अभियान हम देखते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में भी है। इसके 3 अभियान के बारे में बातें होती हैं। पहला अभियान इसका चलता है 1556 से लेकर 70 के बीच। ये सूरी अभियान, ये जितने भी अभियान थे, सैन्य अभियान अकबर के द्वारा चलाए गए। और उस वक्त अकबर की उम्र भी बहुत कम थी, लेकिन देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से ये जितने भी अभियान थे उसका नेतृत्व बैरम खां ने किया था। तो जैसे सूरी अभियान, अफगान, निकटवर्ती राज्यों के अभियान। अब ये निकटवर्ती राज्यों में इसे बहुत अच्छे से इसे समझें कि मालवा और गोंडवाना, मालवा और गोंडवाना ये राज्य भी इसमें शामिल हैं जिसके विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए गए। साथ ही साथ जो सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्ज़ा हकीम के विरुद्ध भी अकबर ने सैन्य अभियान चलाए। और उज़्बेकों के जो विद्रोह थे उन्हें भी दबाया गया। ध्यान रहे, बाबर के समय में भी उज़्बेकों के विरोध हुए थे। इन सभी के विरुद्ध उसने यानी अकबर ने सैन्य अभियान चलाए। ये समय था 1556 से लेकर 70 के बीच का। आगे दूसरा उसका सेगमेंट शुरू होता है 1579 से लेकर 80 के बीच में। और यहाँ पर कुछ और सैन्य अभियान रहे जो मध्य गुजरात और साथ ही साथ बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आगे चल के ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा के बारे में हम ईस्ट इंडिया कंपनी में भी विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर उसने महत्वपूर्ण सैन्य अभियान चलाए ताकि जो विद्रोह बार बार जनता के बीच में उठ खड़े हो रहे थे, जो विद्रोह करता थे, उनको दबाने की कोशिश की और साम्राज्य को एक बड़े लेवल पर लाने की भी कोशिश की। आगे हम देखते हैं कि अकबर का साम्राज्य विस्तार हुआ। अकबर का साम्राज्य विस्तार आगे कहाँ तक हुआ, जिसमें उत्तर पश्चिम एरिया में, साथ ही साथ कांधार विजय, काबुल विजय, दक्षिण विजय, बरार, खानदेश, अहमदनगर। तो इन सभी ये इतने बड़े लेवल पर अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ये सारा का सारा विस्तार जो है, विस्तार क्षेत्र, वो अकबर के साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग बना। आगे चलकर कुछ अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर क्या रहा कि इतने अभियान करने के बावजूद भी अकबर जैसे महान सम्राट की नीतियों को ज़्यादातर क्षेत्रों में माना गया, ज़्यादातर उसकी नीतियों को प्रोवोक किया गया और उसने भी किन्हीं लोगों से अपनी नीतियों को साझा करने की कोशिश की। जैसे हम ये देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, इनकी कुछ ऐसी प्रशासनिक नीतियाँ थीं जिनको अकबर ने अपने राजनीति में शामिल किया। तो ये भी अकबर की एक खास बात थी। अकबर की नीतियों के बारे में बात करते हैं तो अकबर का साम्राज्य कैसा था। अकबर के साम्राज्य में उसने पूरे अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा। इन प्रांतों को बेसिकली सूबा कहा जाता था। ये सूबे होते थे, इनको सूबा कहा जाता था। और इन सूबे की देखरेख सूबेदार करते थे। जो सूबेदार थे वो इन सूबे की देखरेख करते थे और ये बेसिकली उत्तरदायी होते थे राजनीतिक गतिविधियों के लिए, यानी राजनीति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे सैन्य व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। यानी सूबेदार जो थे वो अपने पास सैनिक भी रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर वो शासकों की मदद करते थे। इसके अलावा साम्राज्य और सूबे यानी प्रांतों का जो प्रशासनिक चीज़ें हैं या उसमें जो राजस्व व्यवस्था है वो ठीक से चल पा रही है या नहीं चल पा रही है, इसके बारे में एक और नियुक्ति की जाती थी। और ये नियुक्ति डायरेक्ट राजा से की जाती थी, यानी शासक इसकी नियुक्ति करते थे और ये होते थे दीवान। ये बेसिकली वहाँ के वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। दीवान था इनका नाम और इस तरह से वित्तीय अधिकारी हुआ करते थे। आगे हम देखते हैं कि सिर्फ इतने ही पद नहीं थे, इसके अलावा कुछ और भी पद हुआ करते थे। जैसे सभी सूबे में कानून व्यवस्था थी। कानून व्यवस्था को देखरेख करने वाले बेसिकली बख्शी हुआ करते थे। इसके अलावा धार्मिक काम के भी कुछ मंत्री होते थे जो धर्म से संबंधित काम करते थे, जिन्हें सदर कहा जाता था। इसके अलावा सेना नायक होते थे जिन्हें फौजदार कहा जाता था। और नगर का एक पुलिस अधिकारी भी होता था जो सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था और इसको कोतवाल कहा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे अधिकारी थे जो सूबे में
रहा करते थे, उनके कुछ विशिष्ट पद थे और वो सूबे को चलाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। एक वर्ग और था जिसे कहा जाता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग ये एक ऐसा वर्ग था जिसको राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था और ये इन वर्गों के पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, यानी राजा की तरफ से इन्हें इतनी छूट थी कि ये बड़ी सेनाएं रख सकते थे और साथ ही साथ उस एरिया से, जिस एरिया का इन्हें अभिजात बनाया जाता था, वहाँ से ये राजस्व भी प्राप्त कर सकते थे। राजस्व प्राप्त करके ये अपनी बड़ी सेनाओं पर लगाते थे, यानी राजस्व को प्राप्त करके ये अपनी बड़ी सेना की देखरेख करते थे। ये वही सेनाएं होती थी जो ज़रूरत पड़ने पर अभियानों में राजाओं की मदद करती थी। आगे हम देखते हैं ये जो नीतियाँ थीं ये बहुत डिफरेंट नीतियाँ थीं और ये नीतियाँ हमें मध्यकाल में एक नई ट्रेडिशन के साथ समझ में आती हैं। आगे हम देखते हैं ये जो अभिजात वर्ग हुआ करते थे इनमें भी कई श्रेणियाँ होती थी कि कितने अभिजातों के पास कितने जात हैं, मतलब उनका वेतन अनुमान या उनके राजस्व का अनुमान, मतलब उनके पास कितना कीमती जात है। किसी के पास 5,000 जात होते थे, किसी के पास 1,000 जात होते थे। तो ऐसे केस में जो 5,000 वाला जात वाला जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्व रखता था उस राजमहल में। अब हम देखते हैं कि एक और पॉलिसी है अकबर की जिसका नाम था सर्वत्र शांति, यानी सुलह कुल की पॉलिसी। ये पॉलिसी 1570 में अस्तित्व में आई जब अकबर के द्वारा 1570 में सुलह कुल की पॉलिसी चलाई गई। एक्चुअली सुलह कुल की पॉलिसी जो थी ना वो एक तरह से एक नीति शास्त्र था। कैसा नीति शास्त्र? हम जानते हैं कि कोई भी राजा या कोई भी शासक अपने शासन व्यवस्था में कूटनीतिज्ञता से चलता है, यानी वो बहुत डिप्लोमेसी तरीके से चलता है ताकि उसके शासन में शांति बनी रहे, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग उसके अगेंस्ट हो जाएंगे तो उसे अपनी राजगद्दी को छोड़ना भी पड़ सकता है, या तो वो दमनकारी नीतियाँ चलाएगा जो कि पक्ष में नहीं है, जो कि अगेंस्ट भी हो सकती हैं। तो साथ ही साथ ये उसके नीति शास्त्र का एक हिस्सा था, क्योंकि अकबर ने देखा, अकबर एक ऐसा राजा था जो धर्म से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बुलाता था और वहाँ पे चर्चाएं हुआ करती थी। इसमें ईसाई लोग भी आते थे और साथ ही साथ हिंदू वर्ग भी आता था, ब्राह्मण वर्ग भी होते थे या बड़े विद्वान लोग होते थे जो धर्म से संबंधित चर्चाएं करते थे। इन चर्चाओं से अकबर ये मानता था कि किसी भी शासक को मतांध नहीं होना चाहिए। मतांध का मतलब होता है विचारों का अंधा इंसान, मतलब वो जो दूसरे के विचारों से चले। तो अकबर ऐसा शासक नहीं था, इसलिए अकबर ने भारत की विभिन्नता को देखा। उसने देखा कि जिस राज्य में मैं शासन कर रहा हूँ, जिस एरिया में मैं शासन कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़बरदस्त विभिन्नताएं हैं। तो किसी के फीलिंग्स को धर्म के माध्यम से ठेस ना पहुँचे, इसलिए उसने सुलह कुल की नीति अपनाई। और सुलह कुल की नीति में यानी सर्वत्र शांति, और इस शांति ये सुलह कुल की पॉलिसी में था सच्चाई, शांति और न्याय, यानी उसने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए, सभी धर्मों के प्रति समान निष्ठा रखी। आगे हम देखते हैं कि वो और भी किस तरीके का राजा था, वो इतना पॉपुलर क्यों है। सभी मुग़ल शासकों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाला शासक अकबर ही क्यों है? उसका रीज़न ये था कि अकबर ने एक मकतब खाने की व्यवस्था कराई, एक मकतब खाना खुलवाया। मकतब खाने का मतलब होता है एक अनुवाद ब्यूरो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वही इसको ध्यान से समझें। मकतब खाने का मतलब होता है एक अनुवाद ब्यूरो। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन। अब इन्होंने ट्रांसलेशन कराया क्योंकि संस्कृत के जो कई ग्रंथ थे, संस्कृत के ग्रंथों में भी कहीं ना कहीं अकबर का एक इंटरेस्ट था। तो उसने संस्कृत के ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद कराया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था रज़्मनामा, जिसका हिंदी वर्जन है, जिसका हिंदी का अर्थ है जिसका महाभारत, यानी उसने महाभारत का ट्रांसलेशन रज़्मनामा के नाम से कराया फ़ारसी भाषा में। आगे हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। एक अकबरनामा लिखी गई। किसने लिखी? अबू फ़ज़ल ने। एक्चुअली अबू फ़ज़ल जो था वो अकबर का मित्र भी था और साथ ही साथ अबुल फ़ज़ल एक महान लेखक था, तो उसने अकबरनामा लिखी। एक्चुअली अकबरनामा 3 सेगमेंट्स में लिखी गई है। कौन से 3 सेगमेंट्स हैं? सबसे पहला सेगमेंट आता है, प्रथम जो सेगमेंट है, मतलब 3 जिल्द में लिखी गई है अकबरनामा।
तो पहले सेगमेंट में अकबर के पूर्वजों के का जिक्र है, जो भी अकबर के पूर्वज थे। ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तैमूर के बारे में, तैमूर के वंशजों के बारे में। दूसरा जो सेगमेंट था वो लिखा गया था शासनकाल की घटनाओं के बारे में, कि उस समय में उसके शासनकाल में किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। आगे चल के अकबरनामा का थर्ड सेशन जो हमने देखा वो कहलाता था आईने अकबरी। बड़ी फेमस बुक है। इस आईने अकबरी में बेसिकली प्रशासन के बारे में बताया कि अकबर का प्रशासन कैसा था, घराने कैसे हुआ करते थे, सेना की क्या व्यवस्था थी, और भूगोल का ब्यौरा, जो वहाँ का भौगोलिक विस्तार था उसका ब्यौरा अबू फजल ने अपनी आईने अकबरी में लिखा। और ये अकबरनामा की तीसरी जिल्द थी, यानी थर्ड सेगमेंट था। एक चीज़ हम और देखते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य में ऊंचे पदों पर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि अन्य मतलब मुसलमान के अलावा भी अन्य वर्ग, अन्य जाति के लोगों को भी आमंत्रित किया ताकि वो उनके पद का हिस्सा बने। ऐसा क्यों था? क्योंकि अकबर श्रेष्ठता में विश्वास करता था। विद्वान कौन कितना ज्ञानी है उसमें विश्वास करता था, या किसको कितना अनुभव है। इसी के साथ एक टोडरमल नाम के राजस्व मंत्री भी हुआ करते थे। ये सबसे मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं टोडरमल के बारे में। टोडरमल एक राजस्व मंत्री थे अकबर के समय में। इनकी सबसे बड़ी बात थी, इन्होंने सबसे पहले आंकड़े बनाए, फैक्ट्स के आधार पर इन्होंने चीज़ें की। जैसे सबसे पहले आंकड़े इकट्ठा किए। ये आंकड़े अक्सर अनाज के 10 साल के होते थे, यानी 10 साल के आंकड़े के अनुसार वो राजस्व को लगाते थे। राजस्व को एक तरह से रेकमेंड करते थे कि इस पर्टिकुलर फसल से इतना राजस्व आना चाहिए। अब ये आंकड़े लगाए जाते थे और आंकड़े के लगाने के अनुसार राजस्व का जो भाग होता था वो नकद के रूप में लिया जाने लगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राजस्व का भाग नकद के रूप में लिया जाने लगा। साथ ही साथ सूबे जो होते थे, जो प्रांत हैं, सूबे हैं, उनमें उन्हें राजस्व के मंडलों में बांटा गया। सूबे तो हैं लेकिन राजस्व के अनुसार उन्हें अलग मंडलों में बांटा गया। साथ ही साथ हर फसल की राजस्व सूची अलग होती थी, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि गेहूं का जो राजस्व हो वही चावल का भी हो। तो हर फसल की अलग अलग एक राजस्व सूची हुआ करती थी, उनके अनुसार उनसे राजस्व लिया जाता था। तो ये उस समय में बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि आंकड़ों के आधार पर राजस्व का लिया जाना। लेकिन इसके साथ साथ हमें कई अपवाद भी मिलते हैं। अपवाद ये है कि बंगाल और गुजरात में इस प्रकार की कोई नीति नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी नीति फॉलो नहीं होती थी। ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को, जिससे राजस्व प्राप्त किया जाता था उस व्यवस्था को कहा जाता था जब्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। आगे हम देखते हैं जहांगीर के बारे में। अकबर के बाद उसका जो बेटा था जहांगीर, वो 1605 से लेकर 1627 के बीच में इसका शासनकाल था। और इसने अपने समय में कुछ अभियान किए, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभियान मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध था, और ये अभियान सफल रहा। साथ ही साथ सिख, आहोम और अहमदनगर के विरुद्ध भी इसने अभियान चलाए, लेकिन ये जो अभियान थे वो असफल रहे। यानी सिख, आहोम और अहमदनगर के अगेंस्ट जो अभियान चलाए गए वो असफल रहे। और साथ ही साथ दक्कन का अभियान, साथ ही साथ उसने एक देखते हैं नूरजहाँ का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। नूरजहाँ इतनी फेमस क्यों थी? जहांगीर के काल में नूरजहाँ इतनी फेमस क्यों थी, उसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो नूरजहाँ थी उनका नाम, नूरजहाँ का नाम था मेहरून निसा। ये तकरीबन 1611 में इनका जहांगीर से विवाह हुआ था, और विवाह के बाद इन्हें नूरजहाँ का एक नाम मिला। मतलब जहांगीर के ही समय में विवाह के बाद इन्हें नूरजहाँ के नाम से जाना जाने लगा। ये ज़्यादातर समय जहांगीर के लिए बहुत वफादार थी, और साथ ही साथ जहांगीर ने इनके नाम से एक चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही हैं ये, तो इनके नाम से एक चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए मुझे यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी लगा। इसके बाद का शासनकाल आता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ का शासनकाल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। इनके शासनकाल में शाहजहाँ के शासनकाल में हम आगे भी पढ़ेंगे कि इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा वास्तुकला अपनी चरम सीमा पर थी। साथ ही साथ वास्तुकला अकबर के समय में भी अपनी चरम सीमा पर थी। और इनके समय में जो इनका
टाइम है वो तकरीबन 1627 से लेकर 1658 के आसपास है। इस समय में इन्होंने दक्कन अभियान चलाए, ये सफल रहे। अहमदनगर बुंदेलों के विरुद्ध अभियान चलाए, ये भी सफल रहे। लेकिन जो उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान चलाए थे वो असफल रहे, यानी उज़्बेकों के विरुद्ध चलाए गए अभियान असफल रहे। शाहजहाँ के समय में हम देखते हैं कि इनके समय में उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब अपने सभी भाइयों में छोटा था, लेकिन औरंगज़ेब को सिंहासन लेने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि उसने अपने सभी भाइयों को मरवाया, और एक भाई के साथ तो युद्ध भी उसने लड़ा, और अपने पिता को जब तक वो ज़िंदा थे उन्हें जेल में रहना पड़ा। तो हम यहाँ देखते हैं कि शाहजहाँ का ये कुछ कार्यकाल था, लेकिन यहाँ तक आते आते वो जो उपलब्धि थी मुग़ल साम्राज्य की वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। एक और शासक हैं जिनका नाम है औरंगज़ेब, जिन्होंने अपने सभी भाइयों को मरवा दिया, और उसके बाद वो उन्होंने गद्दी हासिल की। तो औरंगज़ेब के समय में काफ़ी अभियान जो थे वो असफल रहे। पहली चीज़ तो ये थी कि इसके समय में अहोम विद्रोह हुआ, क्योंकि औरंगज़ेब के समय में बहुत सारे विद्रोह भी होने लगे थे। अहोमों का विद्रोह हुआ। इसके अलावा असफल बहुत सारे अभियान रहे। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने भी विद्रोह किया, मराठाओं ने भी अपने अभियान चलाए, इसमें शिवाजी आए थे। शुरू में जो मराठा अभियान था वो औरंगज़ेब के पक्ष में था। औरंगज़ेब मराठाओं पर अपनी विजय हासिल की थी। इसके बाद छत्रपति शिवाजी इनके पास आए थे और इनकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए आए थे, लेकिन औरंगज़ेब ने इनकी इंसल्ट की, जैसा कि मुग़ल साम्राज्य की परंपरा में कभी नहीं हुआ। मुग़ल साम्राज्य की परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें जिन किसी राजाओं को, उनके प्रांतों को अगर जीता जाता था तो फिर उन्हें वतन जागीर के नाम से उन्हीं प्रांतों को वापस भी कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी की बहुत इंसल्ट की। उसके बाद मराठा अभियान उसके असफल रहे, मतलब मराठाओं ने औरंगज़ेब के समय में उसकी नाक में दम कर दिया था। इसके समय में एक और अकबर का भी विद्रोह हुआ। ये जो अकबर था ये राजकुमार था। इन्होंने भी औरंगज़ेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, और विद्रोह के बाद हालांकि ये विद्रोह दबा दिया गया और अकबर को इस उपमहाद्वीप को छोड़कर जाना पड़ा। आगे देखते हैं हम। मुग़लों की कुछ बेसिक नीतियाँ थी, कुछ पॉलिसीज़ थी, जिसकी वजह से उन्होंने इतने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। सबसे पहली पॉलिसी थी राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध। इन्होंने राजपूतों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से राजपूत इनके एक अच्छे रिलेटिव्स बने, मतलब रिलेशन संबंध बनाए, क्योंकि ये राजपूत कन्याओं का विवाह इनके साथ हो जाया करता था, और साथ ही साथ ये राजपूतों को ऊंचे पदों पर आसीन भी करते थे। इसके अलावा मुग़लों की एक और भी नीति थी, वो थी वतन जागीर, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया है कि अगर कोई शासक इनकी अधीनता नहीं मानता था तो उनसे युद्ध करते थे, लेकिन साथ ही साथ युद्ध में जीत जाने के बाद उनकी जागीर को या उनकी विरासत को उन्हें वापस कर दिया जाता था, और वो कहलाती थी वतन जागीर। तो इस तरह से राजाओं का अपमान नहीं करते थे, मतलब जो राजा पराजित हो जाते थे उनका ये अपमान नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी बात है, जिसकी वजह से इन्होंने एक अच्छा सामंजस्य बनाया और बड़े साम्राज्य की नींव को रखा। मुग़लों की एक और सबसे बड़ी पॉलिसी थी, और वो थी उनके नौकरशाह, जिसको कहा जाता था मनसबदार। मनसबदारी व्यवस्था बहुत फेमस है। मनसबदारी व्यवस्था में बेसिकली ये एक सरकारी पद हुआ करता था। ये एक सरकारी पद था, और इस पद में कुछ चीज़ें शामिल थीं, जैसे पद मिलता था, मनसबदार कहलाया जाता था, साथ ही साथ उस मनसबदार को वेतन मिलता था, और साथ ही साथ उसके कुछ सैन्य उत्तरदायित्व भी होते थे। इन सैन्य उत्तरदायित्वों में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं, जैसे कि पद और वेतन, ये किसके आधार पर होता था, ये उसकी जात के आधार पर होता था। वो पर्टिकुलर क्षेत्र जो उसे दिया जाता था, मतलब उसकी कितनी बड़ी जात है, उसके आधार पर पद और वेतन उसके सेटल किए जाते थे। कितना बड़ा पद होगा, कितना वेतन होगा, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो मनसबदार होते थे उन्हें वेतन जो मिलता था वो जागीर के हिसाब से मिलता था, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र, और उस क्षेत्र में राजस्व वसूली का काम, उस क्षेत्र में सैन्य व्यवस्था बनाए रखने का काम, प्रशासनिक काम, ये इस तरीके के काम किए जाते थे। तो बेसिकली जो है वो वेतन किसके आधार पर होता था, वो वेतन का आधार एक तरह से जागीर ही था। सैन्य उत्तरदायित्व भी होते थे। सैन्य उत्तरदायित्वों में जैसे वहाँ घुड़सवार, सेनाएं किस प्रकार की होंगी, घुड़सवार रखे जाते थे सेना में, और साथ ही साथ
ये जितने भी घोड़े रखे जितने भी कोई भी मनसबदार जितने घोड़े रखता था उन घोड़ों को मतलब उन घोड़ों को स्टैंप लगवाता था, दाग दगवाते थे घोड़े को, ताकि ये माना जाए कि ये शाही घोड़े हैं, यानी शासकों के घोड़े हैं। तो घोड़े को दगवाया जाता था, उनको दगवाते थे, और साथ ही साथ जितने सैनिक होते थे उनका पंजीकरण किया जाता था। और फिर इन दोनों प्रोसेस के बाद किसी भी मनसबदार को वेतन प्राप्त होता था, मतलब वेतन के लिए धन प्राप्त होता था राजा की तरफ से। राजा की तरफ से घोड़े के लिए, सैनिकों के लिए, इनके रखरखाव के लिए वेतन प्राप्त होता था, यानी धन प्राप्त होता था। आगे हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर पतन देखने को मिलता है। 17वीं शताब्दी के आसपास में एक ज़बरदस्त हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इतने बड़े साम्राज्य के बीच में, और वो चेंज ये था कि धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। इसका वजह सबसे बड़ी क्या थी? राजस्व का भार अधिक होने लगा। धीरे धीरे जो टैक्स था, जो राजस्व था, उसका भार ज़्यादा होने लगा, क्योंकि ये भार सबसे ज़्यादा किस पर पड़ रहा था? प्राथमिक किसानों पर, प्राथमिक शिल्पकारों पर। ये प्राथमिक किसान कौन थे? जिन्होंने अभी अभी किसानी को शुरू किया है, जिनके पास बड़ी ज़मीनें नहीं हैं, ये थे प्राथमिक किसान। तो प्राथमिक किसान और शिल्पकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा राजस्व का भार होने लगा। ये वर्ग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और 17वीं शताब्दी में जो कुलीन वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, उनके हाथों में धन संसाधन थे, क्योंकि जैसा कि अभी हम जानते हैं ना भाई, वो मनसबदार होते थे, उनके पास जात होती थी, जात के आधार पर जागीरें होती थी। तो इस वजह से वो कुलीन होते चले गए, और कुलीन होने के साथ साथ जैसे ही उन्होंने देखा कि शासक अयोग्य है, वो शासक जो है वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो ऐसे केस में जो राजा होते थे, जो मनसबदार होते थे, वो खुद को स्वतंत्र कर लेते थे। तो यहाँ पर सारे संसाधन तो इन कुलीन वर्गों के पास थे ही, तो ये क्या करते थे? ये खुद को स्वतंत्र कर लेते थे, ये राजा के अधीनता से खुद को आज़ाद कर लेते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर पतन हो जाता है, जिसके कुछ वजह हैं, जिसके कुछ कारण हैं। इसके अलावा कुछ समकालीन विश्व में घटनाएं भी हो रही थी, ये भी बुक का हिस्सा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ समकालीन विश्व में घटनाएं हो रही थी, और ये घटनाएं थी तुर्की सुल्तान सुलेमान के बारे में। तुर्की सुल्तान सुलेमान इस समय बहुत महान शासक बनकर उभर रहा था। उसने क्या किया? तुर्की जो सुल्तान था, उसने ऑटोमन साम्राज्य को गठित किया। ऑटोमन साम्राज्य पर उससे पहले कई शासकों ने आक्रमण किए, तो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन हो चुका था। धीरे धीरे इसने ऑटोमन साम्राज्य को गठित किया, और ऑटोमन साम्राज्य को गठित करने के बाद एक बड़ी सी सेना भी तैयार की, और सेना तैयार करने के बाद इसने सबसे पहले पुर्तगालियों को चुनौती दी। ये वो समय था जब धीरे धीरे व्यापार व्यवस्था बढ़ रही थी, तो पुर्तगालियों को इसने चुनौती दी, और ये बेसिकली अपने अल कानूनी एक विधि निर्माण है, एक कानून निर्माण है, एक विधि निर्माण के तौर पर जाना भी जाता है। यानी इसके समय में, सुलेमान के समय में एक ज़बरदस्त कानून बनाया गया था। ये कानून व्यवस्था हर तरह से कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता के पक्ष में थी। तो कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, जिसकी वजह से इसका नाम जाना जाने लगा अल कानूनी के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ की समकालीन घटनाएं थी। तो यहाँ पर मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सुझाव देने हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। बेसिकली अभी जो हम ये सारे चैप्टर्स कर रहे हैं, ये चैप्टर्स सीटेट के पर्पज़ से ही हैं, तो इतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी सिलेबस में गिवन है वही चीज़ें हम कर रहे हैं। आप चैप्टर को, ये जो पर्टिकुलर वीडियोज़ हैं जो मैं अपलोड कर रही हूँ, आप इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखें, आपको लर्न हो जाएंगे। बेसिकली जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कई बार उनमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।